मेरा नाम कोमल है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति राजीव की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल की थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन राजीव की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब राजीव 18 साल के थे तो राजीव के घर एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब राजीव की बहन नीलम 2 साल की थी तब राजीव के माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गया। राजीव उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में नीलम को संभालना बहुत ही मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही राजीव की शादी मुझसे हो गई। मैं भी उस समय बहुत ही कम उम्र की थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की स्टेज पर बैठी मैं राजीव का इंतज़ार कर रही थी तो राजीव ने आकर मेरी गोद में एक छोटी सी नीलम को बिठा दिया था और मुझसे कहा था, कोमल, आज से नीलम तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन नीलम को कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने भी खुले दिल से नीलू को अपना लिया था। मैं बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी। देखते देखते नीलम कब 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। कोमल, नीलम नहीं आई अभी तक एकेडमी से। मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब राजीव ने मुझसे सवाल किया। वह आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए राजीव की छुट्टी भी दोपहर को खाने खाने के बाद हो गई। अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, राजीव, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बहन नीलम घर देर से आती है। मेरी इस बात पर राजीव हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, कोमल, यह क्या कह रही हो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, राजीव, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, बस सीधी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीलम एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसलिए घर लेट पहुँचती है। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़ा गुस्से में बोले, कोमल, तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैं बोली, राजीव, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्ची के खिलाफ़ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे राजीव की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं जो औरत को बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर राजीव थोड़ा नरम पड़े और बोले, कोमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो वह नीलम को तुम्हारी गोद में दिया था। तब मैंने कहा था, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें नीलम की माँ का दर्जा दिया था और माएँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से राजीव को समझाते हुए कहा, राजीव, नीलम अभी बच्ची है। अगर हम उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे, ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो वह ज़िद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने नीलम को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? कभी नीलम ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ़ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर राजीव ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं कोमल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि राजीव अभी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं राजीव के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक नीलम घर वापस आ चुकी थी। राजीव के चेहरे से लग रहा था कि जैसे राजीव नीलम से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। राजीव की बात पर नीलम कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज नीलम मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती हुई आती,
हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपने एकेडमी की बातें बताती रहती, लेकिन आज वो बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद राजीव की बात पर नीलम उदास हो गई है, इसलिए मैंने नीलम को समझाने की खातिर कहा कि नीलम, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वह तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए, बस इसलिए कह रहे थे। लेकिन नीलम ने मेरी बात सुनी नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने नीलम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नीलम क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन मेरे इतना ही कहते ही नीलम एकदम से गुस्से में बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करें। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से मैं तंग आ गई हूँ। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर नीलम पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई, इससे पहले नीलम ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वह तो शुक्र था राजीव कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे नीलम के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि ज़रूर बच्ची को पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई, वरना नीलम पहले तो कभी ऐसे नहीं कहती थी। मैं कमरे में आई तो राजीव ने मुझसे पूछा, कोमल, यह नीलम ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैंने अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों के साथ कैसे तमीज़ से बात करनी जाती है। राजीव की तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने राजीव को शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर राजीव मान गए, लेकिन मुझे समझाते ही बोले, कोमल, अभी तुम नीलम से नाराज़ ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और फिर वह ये आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और राजीव के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि राजीव को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन नीलम के साथ नॉर्मल रहूँगी, जिससे कि नीलम का मूड अच्छा हो जाए, लेकिन राजीव की बातें मुझे भी लगा कि हाँ, नीलम को एहसास दिलवाना ज़रूरी है कि नीलम ने गलती की है, नहीं तो वह आगे से और भी ज़्यादा बदतमीज हो जाएगी और मुझे जवाब देने लगेगी। अगले दिन मैं उठी तो नीलम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा नीलम मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, यह कहते हुए, भाभी, मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वही मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले नीलम एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी, दोपहर में क्या बनाओगी? नीलम की बात का मैंने बस पता नहीं कहकर जवाब दिया। नीलम की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं नीलम को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर से परेशान हो रहा था नीलम के हालात देखकर, लेकिन नीलम को सबक सिखाना ज़रूरी था। कॉलेज जाने से पहले नीलम मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन पैसे लेने की बजाय नीलम एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की भी याद बहुत आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मेरा मूड ख़राब था। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। यह कहते कहते नीलम हिचकिया से रोने लगी। उसके रोने से मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने नीलम को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, नीलम बच्चे, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे रवैये मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और नीलम को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। नीलम के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नीलम को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था।
भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी, लेकिन औलाद की कमी मैंने नीलम से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार के जरिए बस नीलम ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नीलम सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। और 7 बजते बजते नीलम एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था जब भी नीलम एकेडमी से शाम को वापस आती थी तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो जगह जाकर पढ़ाई करती है, थक तो जाती ही होगी बेचारी। आज राजीव की मौसूरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता है तो मैं दिल खोलकर स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता था तो वह मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करा के जाते थे कि मैं बाज हूँ, और आज तो हद ही हो गई। मीना दीदी ने कहा कि राजीव भैया आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब भाभी माँ बनेंगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी होती तो ना जाने कब की दे दी होती। आप भी इंसान हैं, आपको भी तो मन करता होगा अपने बच्चे की गोद में खिलाने का। मीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आँखों से राजीव की तरफ देखा। राजीव ने मुझे आँखों ही आँखों में तसल्ली दी और मीना से कहा, मीना दूसरी शादी के बारे में ना तो सोचा है ना सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए कोमल के इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। राजीव की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था राजीव पर। राजीव बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी खुशी का ध्यान रखते। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया होगा जब राजीव की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हो। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ किया, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर पर बैठी नीलम पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही गुस्से में काँप रही हो। नहीं पता क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि लगता है नीलम को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं नीलम के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी। मीना दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार नीलम की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन नीलम के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। रात के 1 बजे तक नीलम क्यों जाग रही थी? सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नीलम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी नीलम ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर नीलम को गले से लगा लिया। नीलम बच्चे, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? इतनी देर रात तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करे। शाम को जल्दी सो जाया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। नीलम, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल है। मेरी बात सुनकर नीलम रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक नीलम को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल नीलम को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात मैं सो न सकी। बार बार दिल घबराहट सी हो रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं नीलम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर नीलम के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं राजीव को क्या जवाब दूंगी? राजीव का तो भरोसा ही टूट जाएगा। कितना भरोसा है राजीव को मुझ पर। क्या कहूँगी राजीव से जब राजीव मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की ये कैसी परवरिश की है? मेरे दिमाग में एक भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं राजीव को संतुष्ट कर पाती।
मैंने बीच बीच में उठकर नीलम के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की लाइट हर बार जलती हुई मिली। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदलती रही कि तभी घड़ी ने 5 का अलार्म बजाया और मैं बाहर आई। लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलम के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलम बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का यह नियम था कि नीलम रोज़ सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना यह नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि यह नीलम का पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लो लगानी है तो वह मेरे कहने से नहीं, बल्कि खुद अपने दिल के भगवान से लो लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का 1-2 काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने नीलम के लिए नाश्ता लगाया। वह मेरे पास ही खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने नीलम से कहा, नीलम आज एकेडमी की छुट्टी कर लो और घर जल्दी आ जाना, कुछ काम है ज़रूरी। नीलम बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की है। मेरी बात सुनकर नीलम मुस्कुराती कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूँ? आपको जो भी कपड़े पसंद हैं ले आइए, मैं खुशी खुशी वह कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मेरा एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। नीलम की बात सुनकर मैं दंग रह गई। यह पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम पर नीलम को खुशी नहीं हुई थी। तो शॉपिंग के नाम से ही नीलम खुशी से खिल उठती थी। फिर चाहे एकेडमी हो या कॉलेज की छुट्टी कर सकती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। नीलम के जाने के बाद कुछ देर बाद ही मैं फ़ौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी, इसलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजीव अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो क्या जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी की एक बूंद भी नहीं गई। शाम को जब नीलम अपने समय से पहले लौटी तब मैं गुस्से से जल रही थी। नीलम के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई और उससे पूछा, कहाँ गई थी तुम? और नीलम ने वही जवाब दिया कि मैं एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियाँ लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आज मैं कितना परेशान हूँ। अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया? नीलम, तुम्हें यह इतनी सी बात लग रही है और यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ नीलम, यह सब क्या है? बोली, भाभी आप तो बात को खींचने लगती हैं। जैसे आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां हुई तो मेरी दोस्त है ना अंजू, वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुली तब तक हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना ज़रूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था आप मना नहीं करेंगी। और फिर पढ़ाई तो करनी है, एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर। फिर नीलम इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद में मेरा भी मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिला आऊं। नीलम ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाभी, मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वह आप मुझे दे दें। और भाभी, मुझे कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी।
नीलम की बात ने मुझे हैरान कर दिया। नीलम, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। नीलम की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकाल कर नीलम को दे दिया, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरे पास सबसे अच्छे और नए ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलम पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलम के चेहरे पर उदासी थी। बार बार नीलम का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वह तो 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन नीलम अब भी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाती थी। मुझे भी नीलम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी नीलम कॉलेज से सीधे अपने दोस्तों के घर चली जाती थी। राजीव आज घर पर ही थे। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया। एकदम से कहने लगी, राजीव, नीलम के रहने से घर में रौनक रहती है और नीलम के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो राजीव, जब नीलम की शादी हो जाएगी तो यह घर काटने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी खुशी दी होती बच्चे की, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं। राजीव, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियाँ तो गूंजती। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, बस कोमल, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी यह बात मत लाना अपने मुंह पर। तुमसे प्यार करता हूँ मैं। कोमल, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर सौतन ला कर दूँ? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी नीलम पर पड़ी। वह शायद अभी अभी आई थी। मेरे पास और राजीव के पास आने की बजाय वह अपने कमरे में चली गई। राजीव को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफ़ा दफ़ा किया। रात को जब हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए नीलम के पास चली आई। आज भी मुझे नीलम की आंखें लाल लगी। मैंने पूछा, क्या बात है नीलम, आज फिर तुम रोई हो? मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में और ज़्यादा आंसू आ गए और कहने लगी, हाँ, वह मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। नीलम, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर नीलम बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार किया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर में नीलम के पास बैठी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से नीलम ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को नीलम नहाने के लिए बाथरूम में घुस आई और जब नहा कर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा गंदा उतारा हुआ सूट पहन कर रखा था। मैंने कहा, नीलम, यह क्या है? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे गंदे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। लेकिन नीलम, कम से कम वो धुला हुआ सूट तो पहन लेती। यह मैला सूट पहनने की क्या ज़रूरत थी? बोली, लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उसमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी नीलम को कपड़ा पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी राजीव घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज़ का ही होने लगा। राजीव के घर आने से 15 मिनट पहले नीलम मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो राजीव ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, कोमल,
नीलम हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रहती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? मैं बोली, नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। नीलम के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, बल्कि मैंने तो उसी दिन उसे कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर राजीव संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि राजीव यह तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनकी बहन को अपने उतारे हुए कपड़े जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फ़ौरन धो दिए, जिससे कि नीलम को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब नीलम ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। कहने लगी, भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों धोए? राजीव के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह भी शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नीलम बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और यह उतारे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूँगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक पैदा होने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। राजीव के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े नीलम को दे दिए। नीलम ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि सच्चाई जानकर रहूँगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए राजीव पास की दुकान पर गए हुए थे। नीलम भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था। मैं नीलम के कमरे में गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात नीलम ने पहना था। मैं नीलम के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड से तकिया हटाया तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वह कपड़े मेरे थे। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पुलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाज़ा खोलकर नीलम आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, नीलम, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। मेरी बात सुनकर नीलम बहुत ज़्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने नीलम के कंधे को पकड़कर उठाया। मैं बोली, तो फिर बताओ मुझे ये सब क्या है? तुम रोज़ मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा है? नीलम अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून से आंसू रोता है। जब आपकी सूनी गोद देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद भर जाए। कभी कभी यह सोच कर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोने का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और अंजू उस औरत के पास गए और उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज़ शाम को 7 बजे से 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े पहनकर सोना है। भाभी, 21 दिन में अभी 8 दिन ही हुए हैं और देखना 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोल नीलम की बातें सुन रही थी। नीलम, जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर नीलम को गले से लगा लिया। नीलम, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी।
तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और नीलम, यह सब अंधविश्वास होता है, यह जादू टोना कुछ नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देती तो पहले ही दे चुकी होती, लेकिन मुझे अब औलाद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से बढ़कर तुम हो। मैंने नीलम के माथे को चूम लिया। यह सब कुछ मैंने राजीव को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों को कुछ राज सिर्फ माँ को ही सुरक्षित रखने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और स्टोरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।